नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कोहबर की शर्त कहानी का अगला भाग। यह तो शगुन में पहुना का नाम सुनते ही कोई तमाचे मार के कह गया, और मैंने भी सोचा कि यदि दुख ही भोगना है तो दुख देने वाली आंखों के सामने से ही। गुंजा की सारी पीड़ा आंखों में उभर आई। जीने के लिए हजार बहाने होते हैं चंदन, लेकिन मरने के लिए। एक भाई धर्मराज थे जिन्होंने दूसरे भाइयों का ख्याल ना करके द्रौपदी को जुए के दांव पर लगा दिया। और एक भाई तुम्हें तो मैं धर्मराज से भी बड़ा मानती हूँ। फिर एक लंबी सांस खींचकर गुंजा बोली, और यह बात तो भूलना ही पड़ेगा। कल को तुम्हारा ब्याह होगा, बहू आएगी, घर गृहस्थी में समा जाओगे। फिर कौन किसको याद आएगा। कंवारी गुंजा के सपने देखने वाला चंदन कुछ और था। ब्याह तय हो जाने के बाद गुंजा के बलिहार आ जाने तक वह कुछ और हो गया था। गुंजा का ब्याह ओंकार के साथ तय होते ही मन की सारी करुणा और आंसू एक साथ ही चंदन पी गया। भीतर से आग सुलगती थी, ऊपर से चंदन पानी के छींटे मार मार कर उसे दबाता जाता था। किंतु उस आग को दबाने के प्रयास में उठने वाला धुआं देह की रग रग में भरता गया। चंदन भीतर भीतर ही झुलसने लगा। भरे हुए मुंह के हिरन सी हरदम मुस्कुराती हुई आंखों के नीचे कालापन छाने लगा। शेर की तरह तनी हुई छाती भीतर को दब गई। चंदन अपराधी की तरह नीची नज़र किए हुए प्रायः झुककर चलने लगा। आरंभ में देह मन दोनों पर प्रतिक्रिया हुई थी। उसने चंदन के मन में एक नशा भर दिया था। सब कुछ भूलकर अपने को ऊपर से पत्थर बना वह भाई के ब्याह में जुट गया था। और अब सारी पीड़ा, सारा दुख, घोर मानसिक असंतुलन के बावजूद गरल पिए हुए शंकर की तरह चंदन अपने को नए सिरे नए ढंग से तैयार करने लगा। पैर का घाव अच्छा हो जाने पर अगम अथाह सागर सा चंदन पहली बार जब गुंजा के सामने पड़ा तो बड़ी मजबूती से कसा हुआ धीरज का बंधन एकाएक ही तड़ से टूट गया। गुंजा की आरत आंखों ने चंदन को दागना आरंभ कर दिया। गुंजा ने चंदन को अपराधी ठहरा दिया। जो कुछ हुआ था सबका जिम्मेदार चंदन ने बिना किसी विरोध के अपने को दोषी मान लिया। और सबसे वह भीतर बाहर और भी छटपटाने लगा। लू के थपेड़ों से गाछ की तरह सूखने लगा, भीतर ही भीतर घुटने लगा। आषाढ़ लग गया था। लोग भदई बोने की तैयारी करने लगे। बैसाख जेठ की तपन के बाद प्रतीक्षित आषाढ़ की बूंदें चंदन के तप्त मन को तनिक भी ठंडक ना पहुंचा सकी। उसने जबरदस्ती अपने को खेती के कामों में लगाया। बुवाई के दिनों खाने पीने में ऐसे ही देर सवेर होती है। चंदन और भी लापरवाह हो गया। उसकी लापरवाही पर ओंकार झुंझलाता, डांटता, किंतु चंदन भाई की हर बात बिना किसी उत्तर या सफाई के सिर माथे पर ओढ़ लेता। भदई तो किसी तरह बो दी गई, किंतु इन 2-3 महीनों में चंदन के बदले हुए स्वभाव से ओंकार चिंतित हो उठा। चंदन ने घर में आना जाना कम कर दिया था। पहले भाई के साथ ही दोनों जून खाने की ऐसी आदत थी कि हर समय पर यदि चंदन खंड में ना रहता तो ओंकार प्रतीक्षा करता। ओंकार ना रहता तो चंदन रुक जाता। यह समझौता अजीब सी कड़ियों में गुथा हुआ था। पर अब इसकी एक एक कड़ी अनायास ही टूट जाती थी। चंदन प्रायः भोजन के समय खंड में ना रहता। ओंकार अकेले खा आता। दिन में दोपहर की बेला ढल जाती। गुंजा चंदन की प्रतीक्षा में बिना खाए पिए बैठी रहती। ओंकार ने गुंजा को कई बार टोका था,
किंतु गुंजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। देर सबेर जब चंदन के मन में आता, घर चला आता, गुंजा चुपचाप परस देती। चंदन बिना कुछ बोले खाकर पश्चिम की बारी निकल जाता। गुंजा, ओंकार, चंदन तीनों के तीनों एक ही मार से पस्त होकर जैसे बहरा गए थे। घर की खुशी एक अजीब सी खामोशी धारण करती जा रही थी। ब्याह के 2-3 महीनों में ही ओंकार घर की इस बदलती परिस्थिति से गहरी चिंता में डूबने लगा था। अपना दोष अच्छी तरह समझ लेने के बाद भी उसने सोचा था कि समय के साथ गुंजा और चंदन का मन घर के कामकाज में लग जाएगा, पीछे का सब कुछ भूल बिसर जाएगा। गुंजा से उसे संतोष हो चला था, किंतु चंदन था जो बुझती आग में रह रहकर जैसे घी डाल देता था। गुंजा बुझ बुझ कर सुलग जाती थी। उड़ने वाले रंगों से बने चित्र की भांति गुंजा का छीजता हुआ चेहरा और चंदन के अबोध उतरे निर्दोष मुंह का भाव देख ओंकार भीतर ही भीतर मथ कर रह जाता। परिवार के भविष्य की बात सोच सोच कर वह मन ही मन कांप जाता। गांव के पश्चिम आम के बड़े बगीचे में 5-7 नेटुओं के घर थे। उन्हीं में से एक नेटुए की बेटी थी बाला। गोरा रंग, भूरे बाल, देह पर धप धप सफ़ेद साड़ी। गुंजा को गोदना गोदनी आई थी। चंदन आंगन में बैठकर दाना चबा रहा था। बाला आंगन में चली आई। सिर पर की छोटी सी दौरी उतार चंदन से थोड़ी दूर पर बैठकर उसने पुकारा, बहुरिया। चंदन ने पीछे मुड़कर देखा। कौन है रे? बाला हंसने लगी। गांव के आदमी को भी नहीं चीनते? बाहर भी जब सिर नवा के चलते हो तो चिन्होगे कैसे? चंदन बाला के मुंह की ओर भटर भटर ताकता ही रह गया। तभी रामू भीतर से आंगन में आया। चंदन ने उससे कहा, जा भीतर से मौसी को बुला ला, कोई आया है। और तुम क्या कहते हो? बाला ने उसी भाव से पूछा। क्या कहती है? कभी सुनना चाहोगे तो सब बता दूंगी। तब तक भीतर से गुंजा निकल आई। उसे देखते ही बोली, अरे बहुरिया, ये तुम्हारे देवर हैं? एकदम भोले बाबा, गांव के लोगों को भी नहीं चीनते। तुम्हारी बड़ी बहन को भी हमने ही गोदना गोदा था। छोटी बहन के लिए कहाँ मर गई थी, ना जाने कितनी बार कहला के भेजा। हमारे घर किसी ने भी नहीं कहा, हम तो दौड़ के आते। कई बार तो इन्हीं से कहा। इनकी बात छोड़ो बहुरिया, ये क्या किसी को खोजेंगे? इनकी राह में अगर रुपए की थैली रख दो तो 20 ढक पहले से ही आंख मूंद कर चलेंगे। आंख खुलेगी तब जब थैली पीछे छूट जाएगी या कोई दूसरा उठा लेगा। बाला खिलखिलाकर हंस पड़ी। आओ बैठो, गोदना गोद दूं। और बाला दौरी में से सुई और बाह पे लगाने वाला मसाला निकालने लगी। 1 कटोरी पानी, ₹1.25 रुपया और 1.25 सेर आखत लेती आओ। बाला ने कहा, घर ही उठा के ना दे दें? ऐसे क्यों नहीं कहती? चंदन बोला, चलो चलो, तुम क्या दोगे? तुम्हारा जब घर होगा तो कहना, अभी भौजाई के हाथ की रोटी खाओ। फिर फौरन ही बात बदल कर बोली, कौन ढेर मांग लिया? साध सोलिहा की भौजाई, 1.25 रुपया मांगा तो बिगड़ गए। बहुरिया की गोदाई 5 रुपए होते हैं, तुमसे भी लूंगी। चल चल, पहले गोदना गोद, तब रुपए पैसे की बात करना। गुंजा बाला के सामने बैठकर बाह फैलाती हुई बोली। बाला ने गुंजा की कलाई पकड़ी और एक बार चंदन की ओर ताक के बोली, तो कहो, क्या गोदूं? फूल पत्ती बना दूं या मल्लिकार का नाम लिखवाओगी? आजकल तो घर घर में नाम लिखाने का चलन बढ़ रहा है। मन हो तो देवर से बाह पर नाम लिखवा दो, तो उसी पर गोद दूं। नहीं नहीं, नाम फाम नहीं लिखवाना है। एक छोटा सा फूल काट के शगुन कर दे,
बस, तो जाओ, कहो देवर से कि थोड़ी देर को बाह थाम लें, बाला ने कहा। तो गुंजा ने चंदन की ओर ताका। नहीं नहीं, ये सब मुझसे ना होगा, तुम लोग आपस में कर लो। चलो चलो, बाला बोली, अब कोई हर्ज नहीं है, इसी स्वभाव से तो यह गति हुई। इतना लजको कर बनोगे तो दुनिया में कोई भी नहीं पूछेगा, मुंह में कोई कौर नहीं डालता, सब स्वार्थ के मीत होते हैं। और बाला उठकर चंदन की बाह पकड़ गुंजा के पास खींच लाई। चंदन ताकता ही रह गया। बाला का तनिक भी विरोध किए बिना वह चुपचाप गुंजा के पास, जहां बाला ने बिठाया, बैठ गया। लो, कस के हाथ पकड़े रहना, नहीं तो सुई इधर उधर गड़ जाएगी, तो बाद में बड़ा दर्द होगा। चंदन ने गुंजा की बाह पकड़ ली। बाला टप टप सुई से गोदने लगी। पीड़ा बढ़ी तो गुंजा ने मुंह फेर लिया। कलाई और कोहनी के बीच गुंजा की गोरी नरम बाह पर खून की बूंदें उभरने लगी। गुदना गुद गया तो गुंजा ने भीतर से एक डलिया भरकर अनाज ला बाला की दौरी में डाल दिया। यह तो हुआ आखत, और बाकी? बाला बोली। ले बाकी। चंदन ने जेब से 1.25 रुपया निकालकर बाला के हाथ पर रख दिया। बाला चंदन का मुंह ताकने लगी। खुशी से दिया है कि मन मार के? बाला बोली। चाहे जैसे दिया, तूने मांगा, तेरी बात रख दी। अब जल्दी से दौरी उठा और रास्ता नाप। सिर पर दौरी रखती हुई बाला ने चंदन को कुछ अजीब ढंग से देखा। चलने को मुड़ी तो चंदन बोला, गोदती है गोदना, लेकिन साड़ी पहने हैं बगुला की पांख जैसी। और चलते चलते बाला बोली, एक खरीद के पहना देते तो बात की शोभा बढ़ती। और वह बाहर निकल गई। बाला बाहर तो निकल गई, लेकिन चंदन के गले में जैसे कमंद का एक छोर लपेट गई। बीन के स्वर पर मूहने वाले सर्प के कान में सम्मोहन का मधुर राग भर गई। मानसिक तनाव में जकड़े मन को कुछ ढील मिली। चंदन सुगबुगाया। ऊपर मुँह कर बयार में दूर से तैर कर आने वाली किसी फूल की प्यारी गंध सूंघने का प्रयत्न करने लगा। और तब से चंदन पश्चिम की बारी में अक्सर चक्कर लगाने लगा। जब भी वह इधर आता, बाला किसी न किसी बहाने उससे मिल ही जाती। राह चलते भी 2-4 बातें बोल देती। पहली बार गांव के लड़कों में उसने चंदन से बोलना शुरू किया। सावन बीत रहा था। इस साल बाढ़ नहीं आई तो गांव के लोगों में अपार खुशी भरी हुई थी। जनेरा जोहनरी के खेत सरेह में लहलहा रहे थे। पश्चिम की बारी के ठीक उत्तर बगीचे के कोने पर चंदन के कई खेत थे। इनमें जोहनरी जनेरा दोनों खूब लगते थे। घर के जानवर हरियरी से अघा जाते। 2-3 दिन से वर्षा थम गई थी। माल गोरुओं के लिए खेतों से हरियरी काटना आसान हो गया था। लोग अपने अपने खेतों में हंसुआ लेकर जुटे थे। दोपहर के बाद लगभग 2 घड़ी बेला ढल चुकी थी। पश्चिम की बारी वाले किसी खेत से हरियरी का एक बड़ा बोझ सिर पर लिए हुए चंदन घर की ओर आ रहा था। बोझ भारी होने से चाल में कुछ तेजी थी, जिससे डंडार पर झुके हुए दोनों ओर के खेतों में पोर से भर ऊपर उठी हुई फसलों के पत्ते बोझ की रगड़ से फड़फड़ाहट पैदा कर रहे थे। अपने खेत से लगभग 3 खेत निकल आने पर बड़ी सी खांची लिए बाला दूब के टपके बीन रही थी। किसी के डंडार पर बैठे रहने पर भी बगल से कतरा कर निकला जा सकता था, किंतु बाला ने अपनी बगल में दूब से भरी हुई खांची रख दी थी। सिर पर बोझ वाले आदमी के लिए खांची लांघ कर आगे निकल जाना संभव न था। दुल्की चाल में चलते हुए चंदन ने 10 कदम पहले से ही आवाज़ लगाई, कौन है रे? किंतु उस पुकार का कोई असर नहीं हुआ।
बाला ने घूमकर पीछे की ओर ताका तक नहीं। चंदन बढ़ते हुए आवाजें लगाता गया, किंतु बाला टस से मस न हुई और पहले की तरह खुरपी से घास छीलती गई। पास पहुंचकर चंदन रुक गया। डंडार पर ही टपके बीनने थे और मिलते ही कहाँ हैं? नहीं मिलते तो राह रोक कर बैठ जाओगी? तुम्हारी राह कौन रोक सकता है? मर्द बच्चा हो, खांची लांग के निकल जाते। कपार पर बोझा, राह में खांची लांगता फिरूं, तब तो हो गया। तुमसे तो बतियाते भी डर लगता है। डर लगता है तो खेतों के बीच टपके बीनने क्यों आ गई? सुनो, बाला ने धीमे स्वर में कहा। सुनो क्या? सिर पर का बोझा नहीं देखती? बस इतने में ही कांपने लगे। भारी लगता है तो दो द्वार पर पटक आऊं। खड़े होकर उसने चंदन के बोझ पर दोनों हाथ फैला दिए। रहने दे, रहने दे। दाएं हाथ से चंदन ने बाला का दाहिना कंधा पकड़कर उसे अलग हटाते हुए कहा, हटो, राह छोड़ो। नहीं, पहले एक बात बता दो। क्या है? जल्दी पूछ। सब खेतों में मचान गड़ गई, तुम्हारे खेत में नहीं गड़ेगी क्या? जनेरा का खेत तो इस तरफ एक ही है, एक खेत के लिए क्या मचान गड़े? मैं तो पूरब खेतों में अगोरने जाता हूँ। 5 खेत सटे हुए हैं, एक ही आदमी से काम चल जाता है। अब तो बालें लगने लगी। उधर तो बानर सियार पहुँचते नहीं, लेकिन यहाँ तो सत्यानाश कर देते हैं। फिर थोड़ा सा मुस्कुराकर बोली, मचान तो गाड़ दो, मैं ही रात को अगोर दिया करूँगी। तुझको तो खुद ही अगोरा जाता है, तू खेत अगोरेगी? चंदन ने मुस्कुराकर कहा। बाला कुछ लजा कर बोली, मचान गाड़ के तो देख लो। एक बार बाला की ओर चंदन ने भेद भरी दृष्टि से देखा, फिर दाहिने पैर से आगे डंडार पर पड़ी खांची बगल में सरकाकर आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद बाला भी आधी खांची घास लेकर घर लौट आई। महतारी ने पूछा, आज किधर निकल गई थी रे? यहीं बगल के डंडार पर तो थे, बस आधी खांची हिलाई। धरती अभी बहुत नम है, घास के साथ माटी निकलती है और खांची भैंस के आगे पटक कर वह मड़ई में घुस गई। चंदन का मन खेती में लगा। बाढ़ न आने से जनेरा के खेतों में दोहरी तिहरी बालें लगने लगी, तो मन में नए सिरे से उल्लास भरने लगा। गांव के चारों ओर के जनेरा के खेत दिन में एक बार वह घूम कर देख आता। पश्चिम की बारी वाले खेत की फसल अच्छी थी। ऊंचे पुष्ट पौधों में अन्य खेतों की अपेक्षा बालें लंबी लग रही थीं। चंदन ने ओंकार से इस खेत में भी मचान गाड़ने की बात चलाई। खेत के मामलों में ओंकार पूरी तरह चंदन की बात मानता। कौन खेत बोया जाएगा, कौन परती रहेगा, किस खेत में क्या बोया जाएगा, यह चंदन के मन की बात थी, किंतु हर काम में चंदन बड़े भाई की राय ज़रूर पूछ लेता। पश्चिम की बारी में मचान गाड़ने के लिए भी उसने ओंकार से पूछ लिया। मचान गड़ गई। जनेरा के घने खेत के बीच में चौड़े फूस की छाजन वाली ऊंची मचान चढ़ते समय मचर मचर करती थी। दोनों ओर की फूस की ओरियानियों को काफ़ी नीचे तक लटका दिया था कि पानी की बौछार मचान पर सोए हुए को भिगो न सके। रात को खा पीकर चंदन उसी मचान पर चढ़ आया। पछुआ धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। आसमान के काले बादलों का बोझ सरेह पर झुकता जा रहा था। 1.5 पोर से ऊंची जनेरा जुनहरी की तनी हुई फसल को भादों की उस घनी अंधियारी रात में पछुआ झकझोरने लगी। रात के सूनेपन को भेदने वाली पौधों की सरसराहट बढ़ने लगी, तो चंदन सिरहाने की चादर ओढ़कर बैठ गया। देह में बड़ी बेचैनी सी थी। तेज हवा के झोंके रह रहकर मचान को हिला देते।
तो लगती हुई नींद उचट जाती। चंदन जोर जोर से सियारों को हुलकाने लगा। रात का सूनापन बढ़ता जा रहा था। एक ओर 2-3 बीघे पर लंबी चौड़ी पश्चिम की बारी, दूसरी ओर 20-25 बीघे पर नदी। पलानी में से पास वाली मठिया की लालटेन की रोशनी साफ दिखाई देती थी। मौनी बाबा नियम से रात को 11 बजे सोते थे। चंदन थोड़ी देर तक सियार और जानवरों को हुलकारता रहा। मन हुआ कि दूसरे खेत के मचान पर सोए, राम रतन को आवाज़ दें, लेकिन वह 4-5 खेत के बाद था। फिर पछुआ की सरसराहट में सुनाई ही कहाँ पड़ता था। थोड़ी देर बाद चंदन ने फिर एक बार मठिया की ओर ताका तो मौनी बाबा की लालटेन बुझ गई थी। वह मचान पर लुढ़क गया, चादर को पैर और सिर के नीचे अच्छी तरह दबाकर ओढ़ लिया। जनेरा के पत्तों पर टप टपाहट होने लगी तो समझ लिया कि पानी शुरू हो गया। सोए सोए मचान के बाहर हाथ निकाला तो पानी की बड़ी बड़ी बूंदों से हथेली में जैसे चोट लगने लगी। एकाएक मचान मचमचाने लगी। चंदन अंधकार में ही नीचे देखने की कोशिश करने लगा। दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन मचान का हिलना बढ़ता गया। कौन है? चंदन ने कड़े स्वर में पूछा। कहीं कोई आहट ना मिली। चंदन करवट ले लेकर लेट गया। बूंदों के टपके बंद होकर पानी की बौछार शुरू हो गई। मचान फिर हिलने लगी। करवट लेटे लेटे चंदन ने ही झुक कर देखा। सफ़ेद साड़ी पहने कोई औरत मचान पर चढ़ रही थी। चंदन पल भर को कांप कर बोला, कौन है रे? बाप रे बाप, एकदम सुन्न हो क्या? कब से मचान हिला रही हूँ। ये नहीं होता कि तनिक नीचे उतर के देखते। यही खेत अगोरने चले हो, कहती हुई बाला ऊपर चढ़ाई। अरे तुम यहाँ क्या करने आई हो? पानी और तेज हो गया। बगल से पानी की बौछार भीतर आने लगी तो बाला चंदन के पास और सरक गई। भीतर से दोनों किनारे में बंधे हुए टाट के पर्दों को चंदन ने गिरा दिया। तब पानी से थोड़ा बचाव हुआ। 8 दिन पहले कहा था, मचान आज गड़ी है? बाला ने पूछा। भादों की इस आधी रात की अनहारी बारी में कैसे निकली रे? तुझे डर नहीं लगा? हमको डर फर नहीं लगता। और घर के लोग? बाबू 3 दिन के लिए कहीं काम से गए हैं। माई की नाक बज रही थी। अगर जाग गई तो? जाग भी जाएंगी तो क्या करेंगी? वह तो कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत ना बोला करूं, गांव में बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा, हो जाएगी तो हो जाए, जिससे मेरा मन मानता है बोलूँगी। बदनामी का डर है तो मेरी शादी कर दे, तेरी आँख की ओट हो जाऊंगी। एकाएक बड़े जोर से बिजली चमकी। बिजली की कौंध के हल्के से प्रकाश में दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर इतने जोर की कड़क हुई कि डर से बाला ने चंदन को कसकर पकड़ लिया। गरज के साथ पानी की बौछारें तेज होने लगी। मूसलाधार जल में इतनी तेजी आई कि बात करना कठिन हो गया। हवा तो थम गई, किंतु पानी की तेज बौछारों से जनेरा जुन्हरी के खेत, बगल का बगीचा एकदम से ढक गई। ना जाने रात कितनी देर तक ऐसा चलता रहा। भोर होने के बाद भी चंदन सोता रहा। अगल बगल के मचान वाले उठ उठकर अपने अपने घर चले गए थे। नींद खुली तो मौसम कुछ कुछ साफ हो गया था। पानी के उमड़े हुए बादल तो नहीं थे, लेकिन हल्की हल्की झींसी पड़ रही थी। मचान पर बैठे बैठे ही उसने चारों ओर सरेह में नज़र दौड़ाई। जुन्हरी जनेरा और अरहर के पौधे रात के पानी की मार से जैसे पस्त होकर झुक गए थे। करीब करीब सभी खेतों में पानी भर गया था। नीचे पैर लटकाकर चंदन चांचर पर कुछ देर बैठा रहा। रात की बरसात
मन में सिहरन भर देती थी। पोर पोर ढीले पड़ गए थे, रग रग की जकड़ खुल गई थी, किंतु देह में सुस्ती और नींद ना आने से आंखों में कड़वाहट भरी हुई थी। जी चाहा फिर लेट जाए, लेकिन माल गोरुओं को नांद से लगाने की देर हो रही थी। दरी, लाठी और ओढ़ने वाली चादर कंधे पर रख धीरे धीरे नीचे उतर गया। डंडार पानी में डूब गए थे। निर्मल जल में डंडार के ऊपर उठी हुई दूबों को रौंदता हुआ चंदन द्वार की ओर चला। बारी के बीच से बाला की मड़ई से सटकर राह गई थी। मड़ई के पास पहुंचा तो अनायास ही निगाह घूम गई। बाला नांद पर लगी भैंस को कुट्टी डाल रही थी। चंदन से देखा देखी हुई तो बाला के मुंह पर गुलाबी हंसी बिखर गई। चंदन फिर आगे बढ़ गया। चंदन द्वार पहुंचा तो ओंकार ने गोरुओं को नाद से लगा दिया था। लाठी दरी रखकर वह भूसी और जूठ ले आने घर चल दिया था। घर पहुंचते ही गुंजा ने टोक दिया, आज तो देर हो गई, आंख लग गई थी क्या? हाँ, चंदन ने धीमे से कह दिया। बहुत धीरे बोल रहे हो, आंखें तो चढ़ी हुई हैं, नींद नहीं आई क्या? आती भी कैसे, रात का पानी, बाप रे, बचे कि भीग गए थे। एकदम सराबोर। चंदन ठठाकर हंस पड़ा। लाओ भूसी दाना दो। हाथ मुंह धो के अभी द्वार से पलटता हूँ, बड़ी भूख लगी है, कोई बढ़िया चीज बना के रखे रहना। दाना भूसी देती हुई गुंजा उसका मुंह निहारती रही। ब्याह के बाद आज पहली बार वह खुलकर बोला था, अपने की तरह आत्मीयता दिखाकर। चंदन दूध लेकर लौटा तो जलपान तैयार था। मोटे मोटे घी में तले हुए 4 लिट और बड़ी सी गुड़ की एक भेली फोड़कर थाली में फैलाकर गुंजा ने चंदन के आगे सरका दी। चंदन खाने लगा। गुंजा ने सारा दूध औंटने के लिए कढ़ाई में डाल दिया। चारों लिट्टियाँ खाकर जब कटोरे भर गरम दूध पेट में उतार गया तो पीछे के खंबे से पीठ टिकाकर चंदन बोला, अब जाकर देह में जान आई है। क्यों, आज क्या बात है? अब तक बेजान कैसे हो गए थे? देह ही तो है, डूबती उतराती रहती है। गुंजा के मुंह को ध्यान से देखते हुए चंदन बोला। चंदन की इस चितवन में गुंजा ने कुछ नयापन पाया, कोई भेद भरी दृष्टि। एक अजीब से जिज्ञासु भाव से वह चंदन को देखती हुई बोली, आज क्या बात है? कुछ नहीं, तुमने पूछा तो वैसे ही कह दिया। सकल पदारथ यही जग माही, करमहीन नर पावत नाही। अब मेरी कौन कौन बात जानोगी? थोड़े दिनों में मेरा ब्याह होगा, मेरी औरत आएगी, मैं पूरा गृहस्थ बन जाऊंगा, फिर मुझ में नया क्या रह जाएगा? कभी रहा भी नहीं, जो था उसका मोल भाव करने वाला हाट उठ जाने के बाद आया। और चंदन उठकर चला गया। गुंजा वैसे ही मुंह ताकती रह गई। उसके बाद से भादों की प्रत्येक रात चंदन ने पश्चिम की बारी वाले जनेरा के खेत की मचान पर ही काटी। जनेरा की बालें पकने लगी तो रात में सियार और बंदर खेत पर अधिक चोट मारने लगे। रात में अब सोने को कम मिलता, अगोरवाई में जागना अधिक पड़ता। चंदन ने बाला को मचान पर रोज रोज आने से मना किया। आखिर ऐसे कब तक चलेगा रे? जब तक चलता है चलने दो चंदन, लेकिन कुछ तो लोकलाज। लोकलाज तुम अपनी देखो चंदन, अपनी चिंता मुझको है। मैं तो जब तक खेत नहीं कटता मचान पर आऊंगा ही, लेकिन तुझे तो अपने महतारी बाप का डर है। बाला मुंह बिचकाकर बोली, ये मेरा बाप नहीं है चंदन, और ना इसको अपनी महतारी ही मानती हूँ। क्या? हाँ, इस आदमी की खातिर
इस औरत ने मेरे बाप को जहर दे दिया था। इसकी कोख से जन्म लिया तो बाप के बाद मैं बेसहारा जाती कहाँ। बहुत नहीं 7-8 साल की बात है। फिर ऐसे लोगों से मैं डरूं क्यों? जो मेरे मन को भाता है चाहे जैसे हो पा लेती हूँ। दुनिया में कौन किसका होता है, सबको अपने अपने भाग के हिसाब से नाचना पड़ता है। आज 3 साल से तुमको देख रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो गुंजा के अलावा दुनिया में कुछ दिखाई ही नहीं देता था। आखिर क्या मिला तुमको चंदन? जिसकी चीज़ थी उसके पास गई और तुम टुकुर टुकुर ताकते ही रह गए। ज़रूरत से अधिक मुंह बंद रखने से यही होता है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? चंदन ने पूछा। जब तक चलता है चलेगा, जब तक तुम्हारा ब्याह नहीं होगा। बलिहार में रहूंगी। ब्याह कर लेंगे तो मैं भी किसी का हाथ पकड़ कहीं बस जाऊंगी। माई तो इसी साल के लिए कहती थी, लेकिन मैंने कह दिया कि जब तक मैं हाँ ना करूं कहीं बात मत देना। चक्कर तो अच्छे अच्छे नेटुए के बेटे मारते हैं चंदन, लेकिन पहले जन्म का इतना लगाव तुम्हारे साथ था तो बाला कहाँ जाती। चाह कर भी चंदन बाला से मिलना जुलना रोक न पाया। यद्यपि इस मिलने जुलने में दोनों बेहद सावधानी बरतते, किंतु बात ओंकार के कान तक पहुंच ही गई। 2-4 दिन तक ओंकार पतियाता रहा। उसके बाद बहुत सोच समझकर उसने गुंजा के आगे बात चलाई। गुंजा को कोई विशेष अचरज ना हुआ और ना उत्तर में वह ओंकार से कुछ बोली ही। तो ओंकार बोला, कुछ कहती नहीं हूँ। मेरे कहने ना कहने से क्या होगा? घर के मालिक तुम हो, हानि लाभ तुम सोचो। जैसे तुम मर्द बच्चा हो वैसे ही तो वह भी है। देख सुन के सोचता हूँ कि अब की लगन में उसका ब्याह कर देना चाहिए। मुझसे पूछते हो जैसे मेरी कोई कंवारी बहन बची है। ओंकार मुस्कुराते हुए बोला, होती भी तो बिना चंदन की राय के इस घर में ना ले आते। उसी समय बाहर से चंदन आ गया। ओंकार ने बात की दिशा बदल दी। गुंजा गेहूं फटकने में लग गई। चंदन के बैठते ही ओंकार ने पके हुए खेतों के कटवाने की बात छेड़ दी। पहले किधर के खेत कटेंगे चंदन? पक तो सभी गए हैं। पश्चिम की बारी वाले पर बानर सियार अधिक चोट मारते हैं, पहले वही कटवा दिया जाए। वैसे तुम्हारी मर्जी, हमारी मर्जी की बात नहीं है चंदन। घर गृहस्थी, नीमन बाउर, कुल खानदान की इज्जत के मालिक तुम हो। जो अच्छा समझो करो। जहाँ कोई बात समझ में ना आए हमसे पूछ लिया करो। किसी चीज़ की कमी पड़े बता दिया करो। बाहर तुम, भीतर तुम्हारी भौजाई। मैं तो बस कहने भर को हूँ। 2-4 मिनट चुप लगाकर ओंकार फिर कहने लगा, एक बात पूछनी थी। हमसे? चंदन कुछ अचरज से बोला। हाँ, कई जगह से लोग बता रहे हैं। अगर कहो तो किसी अच्छे घराने से बातचीत करूं और फिर तुम्हारी ही राय से अगली लगन में तुम्हारा ब्याह हो जाए। अपना ब्याह किया था तो हमसे पूछा ही था। हमारे ब्याह के लिए भी हम ही से पूछोगे? ब्याह तो तुम्हारा ही होना है, पसंद नापसंद तुम्हारी होनी चाहिए। ओंकार ने कहा, अब मेरी पसंद या नापसंद की बात नहीं रही भैया। जहाँ ले चलोगे चला जाऊंगा। ब्याह तो करना ही है, बिना ब्याह के कब तक चलेगा? कहकर चंदन ओंकार की ओर देखने लगा। गुंजा ने फटकना बंद कर दिया था। चंदन की चितवन का सामना ओंकार ना कर सका। ओंकार बातचीत के सिलसिले में बाला के संबंधों की ओर इशारा करना चाहता था, किंतु छोटे भाई की करुणा के आगे वह स्वयं ही चित्त हो गया। जो कुछ हमसे हुआ चंदन, ओंकार कहने लगा, अनजाने में हुआ। यह भी मैं पूरी तरह नहीं कह सकता, लेकिन क्या करूं? जो हो गया सो हो गया। मन में उसी एक बात का दुख लिए रहोगे तो आगे के दिन कैसे कटेंगे? तुम दोनों मुझसे छोटे हो,
लेकिन पीछे का भूल बिसरा के यदि खुश मन से नहीं रहोगे तो मेरे मन की कसक कभी दूर ना होगी। अभी भी तुम ही हो, मेरे बाद भी तुम्हें ही संभालना है। लेकिन हमारे या तुम्हारे कारण वंश की प्रतिष्ठा पर कोई अंगुली उठावे या ना तुम सहोगे ना मैं सहूँगा। मर्यादा बड़ी कठिनाई से मिलती है, जाते तो देर नहीं लगती। और ओंकार ने उठते हुए कहा, भौजाई से भी बात कर लो, उनकी आंख में कोई लड़की हो तो आपस में राय बात कर लो। गुंजा को जैसे आग छू गई। बलिहार के लोग डाकू होते हैं, डाकू। गुंजा चंदन की ओर देखती हुई बोली, गाजे वाजे के साथ गए थे भौजी, चोरी से नहीं गए थे। चंदन हंसने लगा। ओंकार भी उसी रौ में बाहर निकल गया। ओंकार के निकलने के बाद घर का वातावरण और भी सरल हो गया। गेहूं फटकना बंद कर गुंजा उसकी मिट्टी बीनने लगी। बोने के लिए बीज बना रही थी, इसलिए अधिकतर आंखें आगे धरती पर फैली हुई गेहूं की राशि पर गड़ाए रखनी पड़ती थी। आंगन में बिछी हुई ईंटें ऊबड़ खाबड़ थी, इसलिए हाथ से गेहूं को इधर उधर करने में सावधानी रखनी पड़ती थी। आगे के गल्ले में से दोनों हाथों से गेहूं अपने पास खींचती हुई गुंजा बोली, तो आजकल किधर के खेत में सोते हो? अपने राम के लिए कहीं पलंग सेज तो है नहीं, जहां मन किया वहीं ढरक गए। तो क्यों नहीं पलंग सेज का इंतज़ाम करते? इंतज़ाम तो हो गया है भौजाई, लेकिन सेज तो सूली पर लगी है। गुंजा चंदन का मुंह ताकने लगी। ऐसी सेज की जल्दी क्या थी? जल्दी तो मैं जानता हूँ, कभी मौका आएगा तो बता दूंगा। बताओ ना। जादू में इतना तेज था कि देवर बरसाती नदी नाले में डुबकी लगाने लगे। कौन कहे कि देवर के लिए आसपास गंगा जी बह रही हैं? चंदन व्यंग से बोला। वैसे गंगा जी में खड़े हुए की प्यास अगर नदी नाले के जल से ही बुझे तो क्या करें, कोई प्यासा ही मर जाए। गेहूं बीनते हुए गुंजा के हाथ एकाएक रुक गए। वह अजीब सी चितवन से चंदन की ओर देखने लगी। उत्तर में चंदन वैसे ही देखता रहा। अगल बगल के वातावरण में अनजाने ही जैसे कुछ भरता जा रहा था। किंतु हमने सोचा था चंदन। गुंजा सामने की बडेरी की ओर देखती हुई बोली, देह तो अपने काबू में ना रही, लेकिन मन तो। जिसकी देह चली जाती है उसका मन भी चला जाता है गुंजा। सब कहने की बातें हैं। जिस देह के कारण भाई भाई पर संदेह करे, उस देह के पीछे मन को बांधे रखने से बाघ बन की रक्षा कैसे होगी? जैसे तपते हुए लाल छड़ से कोई दाग दे। गुंजा तिलमिला उठी। क्या कहा? एक ही रास्ता रह गया था गुंजा, या तो मैं घर छोड़ के चला जाता, सो तुम्हें छोड़कर जाना मेरे बस की बात न थी। और नहीं, यहाँ रहना था तो भैया के मन का संदेह मिटाने के लिए पश्चिम की बारी वाली मचान पर लगातार कुछ दिन तक रात में खेत अगोरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं चाहता था कि भैया इसे जान जाएं, कम से कम तुम पर तो किसी प्रकार उनके मन में मैल ना आवे। मेरे आगे कोई दूसरा उपाय रह ही नहीं गया था गुंजा। चंदन। गुंजा भीतर ही भीतर तिलमिला गई। कौन जाने, चंदन आहत हो बोला, आगे कभी और क्या क्या भोगना है, लेकिन तुम्हारा मुंह देखता हूं तो मुंह से निकलने वाली बात को कोई हाथ रख के बंद कर देता है। कभी कभी सोचता हूं कि अगर तुम्हारा ब्याह किसी और गांव में हो गया होता तो क्या होता। हारे थके याद आती है तो मन में फिर भी संतोष होता है कि भौजाई ही बन के सही इस घर में आंखों के सामने तो हो। चुप लगाकर चंदन ने सामने से दृष्टि हटाकर गुंजा की ओर देखा तो पाया कि उसकी आंखों की धार बह रही है।
आंसू गालों से ढरक कर आगे के आंचल पर टप टप गिरते जा रहे हैं और गेहूं की बिखरी राशि में आंखें गड़ाए क्षितिज में वह कहीं दूर देख रही है। और तुम चाहती हो कि मेरा ब्याह तुम्हारे गांव की सखी सरला से हो जाए? चंदन उसी टूटी रौ में कहने लगा, हमारी तुम्हारी बातें उससे छिपी नहीं हैं। कल को वह तुम्हारी देवरानी बन के आएगी, 2 दिन बाद घर की मालकिन बनना चाहेगी, खटपट होगी, बांट बखेर का सवाल उठेगा, इस आंगन में बंटवारे की दीवार खींचेंगी। तब ना तुम रोक पाओगी ना मैं। फिर क्या होगा? तो क्या मेरे कारण ब्याह नहीं करोगे? ब्याह नहीं करूँगा तो इस घर में इस तरह कब तक रह पाऊँगा? लेकिन तुम्हारे गांव में नहीं, जवार में बहुत सी लड़कियां हैं, किसी भी गांव में मेरा ब्याह हो सकता है। गुंजा वैसे ही बडेरी की ओर ताकने लगी। चुप लगा चंदन गुंजा से कुछ सुनने की प्रतीक्षा करने लगा। 2-3 मिनट तक कोई भी नहीं बोला तो चंदन ने स्वयं ही मौन तोड़ा। कुछ बोलो। क्या बोलूं चंदन? मैं किस लायक हूँ जो बोलूं? ब्याह हुआ था तो यही सोच के मन को संतोष दिया था कि किसी मनचाही लड़की को तुम्हें सौंप दूंगी, देख रेख खुद करूंगी। लेकिन जब से बाला वाली बात सुनी है तो मन में कुछ खौलने सा लगा है। लगता है मेरी धरोहर कोई लेके भाग रहा है। चंदन, ना जाने कैसा लगता है। अब अंदाज लगाओ गुंजा कि तुम्हारा ब्याह जब भैया से हुआ तो मुझे कैसा लगा होगा। तब से आज तक मैं कैसे रहता आया हूँ, और आज थोड़ी भूख प्यास लगी तो। नहीं चंदन, बाला से बोलने को मैं मना नहीं करती। मुर्दे की देह पर 2 मन न 4 मन, यह अपने स्वार्थ की बात थी। बहुत हुआ, मेरे कारण अधिक दुख न भोगो। उपदेश देना तो सबको आता है, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ तो सब कुछ अपने पर ही आ पड़ता है। क्या आ पड़ता है? यही कि ये सब आखिर मेरे ही कारण तो हुआ या हो रहा है। हमारे या तुम्हारे मन के ताप को तो कोई ना देखेगा चंदन, लेकिन बाला से बोलने बतियाने पर सभी उंगली उठा देंगे। कुल की लाज मर्द औरत दोनों के रखे रहती है। यह सोचती हूँ तो मन को बोध नहीं होता। तो ठीक है, तुम्हारे मन को जिससे बोध हो आज से चंदन वही करेगा। लेकिन एकाएक नहीं गुंजा, धीरे धीरे। अब सांझ हो गई, जाता हूँ, द्वार पर बहुत काम है, भैया हूँ ना हूँ। कहता हुआ चंदन बाहर निकल गया। जनेरा की कटाई खत्म हो गई। जोन्हरी और अरहर खेतों में ही पकने के लिए छोड़ दी गईं। जिन खेतों में केवल जनेरा था उन्हें जोत दिया गया। खूंटियाँ उखाड़कर खेत में हाल बनने को छोड़ दिया गया। कुछ दिन ठहर कर दूसरा जोत और ऊपर से हिंगाई। ढेलों के फूट जाने से खेत की माटी चिकनी और मुलायम हो गई। कतकी के लिए खेत तैयार होने लगे। कछार का पानी सोना में उतर गया था। किनारे की धरती सूखकर कुटकुर हो गई थी, जिस पर किनारे किनारे ही चिकनी पगडंडी निकल गई। पैदल आने जाने की राह एकदम खुल गई। पश्चिम की बारी चंदन के छोटे बड़े 7 खेत पड़ते थे। ओंकार की राय ना थी कि इसमें जनेरा बोया जाए, क्योंकि यदि बाढ़ आई तो सारी फसल बह जाती है। फिर खेतों में डाले गए बीज भी डांड पड़ते हैं। किंतु चंदन ने अपनी राय में सब में जनेरा बो दिया था। इस वर्ष बाढ़ ना आई। जनेरा की दोहरी तिहरी बालों से खेत लद गए। गांव ऊपर इस वर्ष चंदन के घर जनेरा आया। खेतों में ही राठा के बोझ बांध बांध कर खड़े कर दिए गए थे। चंदन दूसरे खेतों की जुताई में लगा था। बाढ़ में बहकर आई हुई गंगा जी की चिकनी मिट्टी
खेतों को बेहद उपजाऊ बना देती थी। बाढ़ के आने से लोगों को भदई की फसल तो मिल जाती थी, लेकिन रबी के लिए खेती में जी जान से मेहनत करनी पड़ती थी। हाल बनाने के लिए एक एक खेत को 2-2, 3-3 बार जोतना और हेंगाना पड़ता था। कभी कभी खेतों में दीमक भी लगने लगती थी, इसलिए लोगों को और भी सतर्क रहना पड़ता था। फुर्सत पा चंदन पश्चिम की बारी के खेतों में रखे हुए सूखे रहठा के बोझ देखने आया तो देखा कि करीब करीब हर बोझ में नीचे से दीमक लग रही है। 2 महीनों की माल गोरुओं की खुराक दीमक बर्बाद कर रही थी। लगभग 150 बोझे यदि हटाए ना गए तो देखते देखते पूरी तरह दीमक छाप लेंगी। सांझ हो चली थी। चंदन बोझ ढुआने के लिए गांव में आदमी ढूंढने निकला। गांव के सारे बनिहार खेतों की जुताई में लगे थे। चंदन ने ओंकार से कहा। ओंकार चंदन को लेकर स्वयं ही खेत से बोझ ले आने चला। पश्चिम की बारी आया तो बाला का बाप पचीसा अपनी पलानी के आगे बैठकर जनेरा का टटका लावा खा रहा था। आगे आगे ओंकार, पीछे पीछे चंदन, दोनों सिरों पर गमछा का फेंटा। कहाँ चले राम लक्ष्मण? बैठे बैठे पचीसा ने पूछा। जहाँ जाते हैं वहाँ चलोगे? चंदन ने भाई के पहले ही उत्तर दिया। पचीसा को कब पूछे हो जो उसने इनकार किया है? ऐसी बात क्यों कहते हो चंदन? तो चलो खेत में। जनेरा के बोझों में दीमक लग रही है, भैया की देह में पीड़ा है। गांव में बनिहार मिले नहीं और खेत के सारे बोझों को द्वार पर आज टलिया देना है। बस चलो, अंगोछे में गांठ बांधते हुए पचीसा बोला। चंदन की बोली सुनकर बाला और उसकी माँ पलानी से बाहर निकल आई थी। सुनती है रे? पचीसा ने अपनी मेहरारू की ओर देखकर कहा। चल। और ओंकार के देखते देखते पचीसा, बाला और उसकी महतारी तीनों पास आकर बोले, चलो। आगे ओंकार, पीछे चंदन, पचीसा, बाला और उसकी महतारी। खेत में पहुंचकर चंदन ने ओंकार से कहा, अब बोझे उठवाता जाए, ढुआई बाकी लोग करेंगे। सूरज डूब चुका था। 2:30 घड़ी रात जाते जाते खेत में 10-15 बोझे रह गए। इस फेरे से जब सबके संग में चंदन लौटा तो बोला, पचीसा क्या है? पसंद करके अपने मजूरी के बोझे छांट लो। जल्दी क्या है बबुआ? 5 इसी में से ले लूँगा। बस 5 हमारी ओर से भी। चंदन 10 बोझे पचीसा के लिए छोड़ देना। अब मैं चलता हूँ। ओंकार बोला। इतना खुश हो ओंकार बबुआ, कहो तो एक अरज करूं? अरज? मैं किस अरज के लायक हूं पचीसा? ओंकार बोझ उठाते हुए रुक गया। यहीं का कोई खेत पोतऊ पर दे देते तो मेरी गुजर हो जाती। लगान जो कहोगे दे दूंगा, चाहे लगान पर दो या अधिया पर। ओंकार पचीसा की बात सुनकर चुप लगा गया। ऐसी बात की आशा उसने पचीसा से ना की थी। पचीसा फिर कहने लगा, दोनों भाई यही हैं, पचीसा की बात रख लो। क्यों चंदन, क्या राय है? ओंकार ने पूछा। राय क्या, घर के मालिक तुम हो, हमसे क्या पूछते हो? बोझा उठा दो, हमें चलने दो, जो मन में आए तय तपाड़ करते रहना। चंदन के सिर पर ओंकार ने बोझा उठा दिया। चंदन जाने लगा तो ओंकार बोला, एक खेत तुझको दूंगा पचीसा, पर कौन खेत दिया जाएगा यह चंदन बताएगा, क्योंकि खेतों का मालिक वही है। उसके राज में मैं दखल नहीं देता। बस बस, इतना काफ़ी है। तुमने हाँ कर दिया, मुझे इतना ही चाहिए। चंदन जो खेत देंगे ले लूँगा। पचीसा ने बाला के सिर पर बोझ उठाते हुए कहा। बाला के साथ
जब उसकी माँ भी कुछ आगे निकल गई तो ओंकार बोला, और बालक का ब्याह क्यों नहीं करते? क्या करूं ओंकार भैया, मैं तो बड़े फेर में पड़ गया हूँ। दूसरे मर्द की बेटी है, मेरा एक नहीं मानती, कहती है कि दूसरे गांव नहीं जाऊंगी। ब्याह ऐसे से करो जो मेरी पसंद का हो और इसी गांव में आकर बसे। लड़की ऐसी है कि अच्छे अच्छे नेटुए के बेटे ललचाए हैं, लेकिन इस गांव में वे बसने को तैयार नहीं हैं, और दो एक जो तैयार हैं इसे पसंद नहीं है, इसके लायक हैं भी नहीं। सोचा कि अगर कोई इसके मन लायक यहाँ बसने को तैयार भी हुआ तो यहाँ पेट कैसे भरेगा। इसी से सोचता हूँ कि अब खेती का सिलसिला लगा दूँ। सुनो, बाला को अब किसी तरह ब्याह ही दो, खर्चे वर्चे की घटती बढ़ती मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन इसकी यहाँ से विदाई कर दो। पचीसा हाथ जोड़कर कहने लगा, जिस कारण तुम ऐसा कह रहे हो ओंकार भैया, वह मुझसे छिपा नहीं है, लेकिन जान करके भी मैं चुप लगा गया कि बड़े घर की बात है। हो हल्ला करने से दोनों ही घर की बदनामी होती है। चंदन बबुआ की शादी हो जाएगी तो वह अपनी ही गृहस्थी में सना जाएंगे, फिर अपने आप ही ठीक ठाक हो जाएगा। यह तो नई उम्र का मामला है, समय के साथ सब दब दबा जाता है। द्वार पर बोझ रख बाला, चंदन और बाला की महतारी पास पहुंच रहे थे। बात वहीं रोककर पचीसा बोला, तुम्हारी शरण में हूँ ओंकार बबुआ, जैसे कहोगे चलूँगा। चंदन पास आ गया तो ओंकार बोला, अच्छा मैं तो अब चलूँ। चंदन, 10 बोझे पचीसा अपने लिए उठा ले जाएगा, बाकी ये लोग ढो ही लेंगे। बस 8-10 तो और हैं। चलो, बहुत बड़ा काम निपट गया। और जाते जाते बोला, जो मन करे वह खेत पचीसा को दे देना, कल से हल चलवाने को कह रहा था। ऐसी कौन सी साइड बीत रही है, कल द्वार पर पचीसा को बुला लो, ठिकाने से बैठकर लगान तय करके खेत देंगे कि कोई लड़कों का खिलवाड़ है। चंदन ने कहा। पचीसा ठठाकर हंस पड़ा। बाला की महतारी बोली, बाप रे, ये तो भाई को बुद्धि सिखाते हैं, देखने में ही छोटी उम्र के लगते हैं। ओंकार मुस्कुराते हुए बोला, इतना जो अनाज देखती हो बाला की महतारी, सब इसी चंदन के कारण है। मैं तो कुछ जानता ही नहीं, घर की इज्जत आबरू सब इसी के कारण मिली है। मुझसे 5 जौ आगे है। घर का असली मलिकार तो यही है, इसकी इच्छा के आगे मैं नहीं बोलता। होगा वही जो ये चाहेगा। तो पचीसा कल सवेरे द्वार पर आ जाना। ओंकार घर चला गया। बाला की महतारी और पचीसा के सिर पर चंदन बोझे उठवाने लगा। चंदन ने बोझे गिने तो अभी 12 बचे थे। 4 फेरे की ढुआई। इतनी देर में बाला से चंदन एक बार भी नहीं बोला। बाला भीतर ही भीतर कसमसा कर रह जाती थी। महतारी बाप बोझे ढोते समय कभी आगे पीछे हो जाते तो बाला चंदन के पास सरक जाती, बगल में चलने लगती, लेकिन चंदन कुछ ना बोलता। बाला मौका ढूंढ रही थी। चंदन ने बाला की महतारी के सिर पर बोझा उठाया, फिर पचीसा के। दोनों बोझे लेकर बढ़े तो वह बाला के सिर पर उठवाने चला। बाला पहले से ही अपने सिर पर ले जाने के लिए बोझा झुककर आगे पीछे डगरा रही थी। चंदन ने बाला की मदद से बोझ सिर पर उठवाया। दोनों के हाथ छोड़ने के पहले ही बाला ने बोझे की गुरही धीरे से खींच दी। बोझ खुल गया। जनेरा का बोझ आधा चंदन आधा बाला की देह पर गिरकर खेत में फैल गया। यही बोझ बांधे हो कि बाला का हाथ लगते ही बहरा गया। मुस्कुराती हुई बाला चंदन से बोली, तेरा बोझ मेरे मान का नहीं। अब ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, समझे? अब कतराओगे तो प्राण दे दूंगी।
बड़ी भारी बेवकूफ लड़की है। चंदन बिखरे बोझ को बटोरते हुए बोला, तनिक भी बदनामी से नहीं डरती। लोग देखेंगे सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिसको देखना सुनना था देख सुन लिया। अब बदनामी फदनामी से बाला नहीं डरती। बियाह करके जब मेहरारू घर में ले आओगे और अपने हाथों उनकी बाह पर गोदना गोद लूँगी तो मन को संतोष हो जाएगा। फिर तुमसे नहीं बोलूँगी, लेकिन तब तक दुख मत दो, मुझसे सहा नहीं जाता। खिली हुई चांदनी में बाला और भी खिल रही थी। बगल के खेत से हरी घास की महक आ रही थी। जुनहरी के कच्चे दानों के बड़े बड़े गुच्छे भार से लटक गए थे। झिंगुरों की लगातार आवाज़ों के अलावा एकदम सुनसान था। पूरी शांति। गोरे मुंह पर पड़ती हुई चांदनी में बाला की सुगठित देह और बड़ी बड़ी आंखें। चंदन देखता ही रह गया। चंदन ने बोझ उठवाया। बाएं हाथ से सिर पर बोझ साध, दाहिने हाथ से आगे को फुफकती पकड़कर बाला दुल की चाल से चंदन के द्वार की ओर चली। चंदन ताकता रह गया। आंखों की ओट हो गई तो उसने एक बंधे हुए बोझ पर बैठकर सूनेपन को भेदने वाली झिंगुरों की आवाज़ पर कान लगाकर ना जाने कहाँ पहुँच गया। पचीसा अपनी औरत के साथ पलटा तो चंदन ने कहा, आप कहो तो द्वार पर चलूं पचीसा? एक फेरे की बात और है, आपस में उठवा के पहुंचा देना। हाँ हाँ जाओ, अब तो बोझे लगभग चुक गए। चंदन द्वार पर पहुंचा तो ओंकार घर से खाना खाकर बहुत पहले ही लौट आया था। सामने के पकवा इनार पर सांझ को नहाने वालों की भीड़ छट गई थी। बैल खा पीकर चरण से हटकर परती में बैठ पगुरी कर रहे थे। लगभग 2:30 घड़ी रात बीत चुकी थी। ओंकार चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे चौकी पर बैठा हुआ था। नहाना मत चंदन, गर्म सर्द हो जाएगा, ओंकार ने कहा। सारी देह चंचना रही है, बिना नहाए नींद कैसे आएगी? तब थोड़ा सुस्ता लो, तुम्हारी राह देखते देखते बिना खाए ही रामू सो गया है। लगभग आधे घंटे बाद नहा धोकर चंदन घर पहुंचा तो देखा चूल्हे से थोड़ा सा हटकर दीवार से पीठ टेके प्रतीक्षा में गुंजा बैठी है। बड़ी देर कर दी? हाँ, आज बोझे ढोआ ही देने थे, सोचा निपटा के ही चलूं। सुना बाला का परिवार जुटा था। देवरानी से क्या बातचीत हुई? गुंजा हंसने लगी। चंदन गुंजा का मुंह ताकने लगा। बिना कुछ बोले क्षण भर वैसे ही खड़ा रहा तो चूल्हे के पास बैठती हुई गुंजा ने बगल में चंदन को बैठने के लिए पीठा सरका दिया। बैठो, और चूल्हे में लकड़ी डाल उसे फूंक मार सुलगाने लगी। आग जब लहक गई तो तवा रखती हुई बोली, क्या हुआ, आज इतने चुप क्यों हो? चंदन की जिंदगी में चुप्पी के अलावा और कुछ नहीं है गुंजा। भूख लगी है, रोटी दो। गुंजा रोटी सेकने लगी। चंदन चुपचाप खाने लगा। घर के खाने भर को रख लेने के बाद चंदन ने 500 रुपए का जनेरा बेचा। रामगढ़ के 3 बनिए आकर तौला ले गए। जिस दिन अनाज बिका उसी दिन ओंकार किसी मुकदमे की तारीख में बलिया गया था। 500 रुपए जब चंदन ने गुंजा के हाथ में रखे तो बोली, यह क्या? जनेरा बिका है तो मैं क्या करूं? अपने पास रख लो। नहीं नहीं, भैया आवें तो उन्हीं को दे देना। वैसे तुम ही क्यों नहीं रखते? हमारे पास मेहरारू लड़के कहाँ हैं जिनके लिए रुपए खर्चूं? रुपया पैसा माया है और साधु संत को माया से दूर रहना चाहिए। चंदन चुप लगा, मुस्कुराती चितवन से गुंजा को ताकने लगा। गुंजा के चेहरे में कृत्रिम तनाव आ गया। 100 चूहा खाए के बिलार बनी भगतिन, वाह रे साधु संत। हंसते हुए चंदन ने गुंजा का आंचल पकड़कर
फैलाया और रुपयों की गड्डी उनमें डालकर बोला, यह चंदन की कमाई है। जब तक कोई बांटने वाली नहीं आती तब तक इस पर तुम्हारा हक है। और आंचल का एक छोर मोड़कर गुंजा का हाथ खींच उसे थमाते हुए बोला, ये मत कहना कि चंदन ने तुमको कभी कुछ नहीं दिया। अच्छा, जो दिया सो लिया। अभी ही क्या, जब तक जीऊंगी चंदन तुमसे लेती ही रहूंगी। अब हमारी तरफ से इन रुपयों को ले लो और ददरी के मेले से एक भैंस खरीद लाओ, बढ़िया जमुना पारी। गाय तो घर में है ही, दूध पूरा नहीं पड़ता क्या? नहीं, दूध भी पूरा नहीं पड़ता। गाय का दूध रामू के लिए रहेगा, बाकी लोग भैंस का पिएंगे। घी तो खरीदना पड़ता है। भैंस आ जाएगी तो घर में घी, दूध, दही सभी का सुख हो जाएगा। लेकिन भैया ही तो कह रहे थे। उन्होंने ही कह दिया कि चंदन के पूछ के तय कर लेना। बलिया से लौटते हैं तो संग में चले जाओ और मनपसंद दुधारू जमुनापुरी ले आओ। चंदन कुछ देर तक सोचता रहा। इसमें सोचने की कुछ बात नहीं है। कभी कभी हमारी बात भी मान लिया करो। कभी कभी ही, चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे ही कभी कभी का ढंग तुमको पहले क्यों नहीं आया? कतिकी की बुआई में चंदन तन मन के सुधि भूल गया। बाहर चंदन, भीतर गुंजा और बीच में ओंकार, दोनों को संभालने वाला। गेहूं, जौ, चना, मटर, उर्द इत्यादि के बीज बनाने के लिए सूप चलाने के कारण रोज सांझ को गुंजा की बाहें फटने लगती। सुबह शाम रसोई तनहा देह गुंजा तड़फड़ा कर रह गई। चंदन ने पचीसा को उसका मन चाहा खेत क्या दे दिया। पचीसा पालतू कुत्ता बन गया। ओंकार ने कुछ रुपए दे उसे बैल खरीदवा दिए। चंदन के पास 20 बीघे खेत थे। पहले वह 10 बीघे बोता था। 5-7 बीघे लगान पर बंदोबस्त करके बाकी खेत प्रत्येक वर्ष हाल बनने के लिए पड़ती छोड़ दिया जाता था। इस साल पचीसा का सहारा मिला तो लगान पर बंदोबस्त होने वाले खेत भी ओंकार की राय से चंदन ने बोआ दिए। पचीसा एक पैर पर खड़ा रहने लगा तो चंदन ने 2 बीघे खेत और उसे अधिया पर दे दिए। बुआई समाप्त हुई तो लगा बेटी की बारात विदा हो गई। घर के लोग चंदन, ओंकार, गुंजा जोड़ जोड़ से टूट गए, अंग अंग से छितरा गए, थक कर चकनाचूर। बैलों की गर्दनों पर रोज सांझ को हरवाही से लौटने के बाद पिसी हुई हल्दी और कड़वा तेल छाप दिया जाता, तो भी सूजन दबने में 15 दिन लग गए। बुआई के बाद भी चंदन, ओंकार बैलों की गर्दनें गर्म पानी से धोकर उन पर पिसी हुई हल्दी और कड़वा तेल छापते रहे। भृगु क्षेत्र में दरदर मुनि के नाम पर कार्तिक की पूर्णिमा से आरंभ होकर 15 दिन तक लगने वाले मेले की प्रतीक्षा जवार कर रहा था। बुआई प्रायः समाप्त हो गई थी। स्वाति नक्षत्र की प्रतीक्षा में कुछ लोगों ने अपने खेत छोड़ दिए थे कि अगर यह नक्षत्र बरस गया तो बुआई हो जाएगी, क्योंकि इसके बरसने के बाद बुआई करने पर खेतों में अनाज कुछ अधिक उपजता था। चंदन के घर तैयारी हो रही थी मेले से भैंस खरीदने की। पूर्णिमा के दिन ओंकार ने पचीसा को साथ चलने को पहले से ही कह रखा था। पचीसा पुराना नेटुआ था, भैंसों की अच्छी पहचान करता था। चतुर्दशी की सांझ को ही ओंकार, पचीसा और चंदन रेलगाड़ी से बलिया चले गए। 15 दिन तक टिकने वाले मेले की भीड़ अपार थी। हर दिशा से लोग आ रहे थे। हाथी को छोड़कर सभी जानवर इस मेले में बिकते हैं। लकड़ी के सामान, चौखट, दरवाजे, कपड़े, जूते, लोहे के बक्स इत्यादि की बड़ी बड़ी दुकानें आती हैं। गंगा के तट पर लगने वाले इस मेले में 15-15 कोसों से औरत मर्द उमड़ पड़ते हैं।
कार्तिक की पूर्णिमा को गंगा में स्नान, दिन भर मेले की घुमाई और खरीदारी, फिर रात को या दूसरे दिन घर को वापसी। पहले 4-5 दिन जानवरों की खरीद बिक्री में बड़ी भीड़ रहती है। सवेरे गंगा जी में नहा धोकर चंदन, ओंकार और पचीसा ने तय किया कि पहले भैंस खरीदी जाएगी। लोग भैंसों के बाजार में घुसे। एक से एक बढ़िया नस्ल की भैंसें, गोल मुड़े हुए सींगों में तेल पुता हुआ, गर्दन में कौड़ियों की माला और घंटियां टुनटुनाती हुई 5-7 लंबी लंबी कतारों में खड़ी थी। हर भैंस के आगे अपनी मोटरी गठरी के साथ बेचने वाले, आगे आगे पचीसा, पीछे पीछे ओंकार और चंदन भैंस पसंद करने लगे। कुछ देर बाद एक भैंस पसंद आई, पहले बियान की। बातचीत के बाद पचीसा स्वयं दूहने बैठ गया। हल्के मुलायम हाथ पर ही भैंस थन से दूध फेंकने लगी। जैसे तैसे सौदा तय हुआ। पचीसा ने खुशी से हाथ हिलाया। ओंकार ने रुपया गिनकर पगहा पकड़ा। पचीसा पडरू को आगे ठेलने लगा। चंदन भैंस हाँकने लगा। लोग पैदल गांव की ओर बढ़े। दिन भर की राह थी। दूसरे दिन सवेरे 2 घड़ी दिन चढ़ने पर द्वार पर पचीसा आया। चंदन पलानी में से रात का गोबर उठा रहा था। बाहर धूप में ओंकार दतुवन कर रहा था। बगल में कौड़ खाली पड़ा था। पास की लकड़ी से कौड़ की दबी आग इधर उधर करता हुआ पचीसा वहीं बैठकर हाथ सेकने लगा। क्या है पचीसा? ओंकार ने दांतों पर दतुवन चलाते हुए पूछा। आज 3 दिन से बाला को कस के बुखार चढ़ा है, अकबक कर रही है। खरहर चलाते हुए चंदन के हाथ एकाएक रुक गए। वह पचीसा की बात सुनने लगा। तो ओंकार ने पूछा। तो चाहता था कि चौबे छपरा जाके वैद्य जी से कुछ दवाई ले आता। जाओ ले आओ, इसमें पूछने की क्या बात है। लेकिन मैं तो चाहता था कि अगर आकर वह देख भी लेते तो उसकी महतारी को संतोष आ जाता। कल से मुंह उदास किए है, लेकिन हाथ में तो कुछ नहीं है। जाऊं तो क्या लेकर? तो ऐसे साफ क्यों नहीं कहते कि रुपया चाहिए? कितने चाहिए? अभी 10 दो। ठीक है, मैं रुपए दे देता हूँ। दवाई जाकर ले आओ। वैद्य जी से कह दोगे तो वह आ भी जाएंगे। आओ चलो, घर चल रहा हूँ, वहीं रुपए ले लेना। ओंकार के पीछे पीछे पचीसा घर चला तो चंदन के मन में कुछ छटपटाहट सी होने लगी। आंखों के सामने बार बार बाला ही आ जाती थी। रह रहकर ध्यान पश्चिम की बारी को चला जाता था। बहुत चाहा कि काम में मन लगाए, लेकिन मन बेकाबू हो गया। चरण पर से गोरुओं को हटाकर अलग धूप में बांधा। फिर पकवा इनार के पत्थर पर गणासी की धार तेज करने लगा। ओंकार जलपान करके घर से लौट आया। आते ही चंदन पर बिगड़ा। आज दतुवन कुल्ला नहीं होगा क्या? बेर सबेर का कुछ ध्यान है? गणासी पिजोने की कौन जल्दी है? उठो, दतुवन करके घर जाओ। ओंकार ने चंदन के हाथ से गणासी ले ली। पलानी में दतुवन खोस दिया है, जाकर ले लो। रामू से थोड़ा तेल भिजवा देना, आज घाम में तेल लगाने को मन करता है। मुंह धोकर जलपान करने जब घर पहुंचा तो गुंजा मुस्कुराने लगी। तुम्हारी बुलाहट है। कहाँ? चंदन भेद भरी चितवन से बोला। बस समझ लो। बताओ भी तो। लो, पहले जलपान कर लो, बताती हूँ। गुंजा चंदन के आगे एक कटोरी में तीसी के 2 लड्डू रखती हुई बोली। ऊंट के मुंह में जीरा, इतने से क्या होगा? सब एक ही दिन में खत्म कर दोगे क्या? तो ले जाओ यह भी, खाली 1 लोटा जल दे दो, जलपान हो जाएगा। गुंजा बिगड़ गई। तुम तो हैरान करके रख देते हो।
एक दिन अगर सवेरे कुछ खाने को ना मिले तो मेरी आफत कर दोगे, और घर में कुछ बनाऊंगी तो भस्मासुर की तरह एक ही दिन में चट करने के फेर में। हमको क्या, मैं सब ले आके रख देती हूँ। गुंजा झमक कर मुड़ी तो चंदन ने लपक कर उसका आंचल पकड़ लिया। जरा सी बात में खिसिया जाती हो, आंचल अपनी सास का पकड़ना। गुंजा मुस्कुराती हुई बोली। एक लड्डू मुंह में रखते हुए चंदन बोला, एक और ला दो। भीतर से 2 और लड्डू लाकर कटोरी में रखती हुई गुंजा बोली, देवरानी बीमार है, देखने गए कि नहीं? बकबक ना किया करो, चंदन खाते हुए बोला। हंसी नहीं करती, 25 रुपए ले गए हैं, भैया से पूछ लेना। ले गए होंगे, रामू से कड़वा तेल भिजवा दो, भैया ने मांगा है। मैं एक काम से जा रहा हूँ। और घर से बाहर निकल पहले तो चंदन खंड की ओर बढ़ा, फिर वापस मुड़कर दूसरी गली पकड़ ली। राह में 1-2 जगह रुककर पश्चिम की बारी की ओर बढ़ा, गढ़ा पार किया, शिवाला डाक गया, फिर बगीचे में। दूर से ही देखा बाला की महतारी मड़ई के आगे आंगन में बैठी हुई है। पास पहुँचते पहुँचते वह उठकर भीतर चली गई। आंगन में खड़े हो चंदन ने 25 का नाम पुकारा तो बाला की महतारी बाहर निकली। बाला को क्या हुआ है? भले आ गए, ऐसा तेज बुखार चढ़ा है कि उसे सुध भी नहीं है, बस कभी कभी तुम्हारा नाम दोहरा देती है। आओ ना, जरा भीतर चल के देख लो। चंदन भीतर पहुंचा तो बाला चादर से मुंह तोपकर चित्त लेटी थी। महतारी ने द्वार पर से ही आवाज लगाई, मुंह खोल री, चंदन आए हैं। चंदन का नाम सुनते ही मुंह पर से बाला ने चादर हटा दी। गोरा चेहरा तमतमाया हुआ, एकदम लाल, बड़ी बड़ी आंखों में खिंचे हुए डोरे, अस्त व्यस्त बाल। बाला कुछ बोली नहीं, चंदन का मुंह निहारती रही। ज्वर से तपते हुए चेहरे में पल भर को चैन आ गया। चंदन ने झुककर उसका मुंह देखकर पूछा, तुम्हारे गाल पर दाने कैसे हैं? दाने? दाने कैसे होंगे कुछ? बाला बोली। चंदन ने उसकी माँ को बुलाया। मुंह पर दाने का नाम सुन जैसे उसे झटका लगा। वह गौर से बाला का मुंह देखने लगी। गाल, ललाट, गर्दन पर छोटे छोटे दाने। चंदन, बाहर निकलो, इसे माता निकली हैं। इसका बाप मिले तो मना कर देना कि दवा के लिए ना जाएं। वह तो रुपए लेकर चले गए। चंदन बाहर निकल आया। मन में भय भर गया, लेकिन चुपचाप वह द्वार पर चला आया। दूसरे दिन 25 से ही जाना कि बाला को बड़ी माता निकली हैं। बहुत जोर का चढ़ाव है, रोम रोम में दाने निकल आए हैं। चंदन ना जाने क्या क्या सोचता रहा। रह रह कर बाला की बड़ी बड़ी आँखें, गोरा मुंह, घुंघराले बाल और बगुले की पाँखें सी धप धप सफ़ेद साड़ी याद आती। तो कभी ज्वर में डूबा हुआ लाल तमतमाया चेहरा, गाल और ललाट पर माता के बड़े बड़े दाने। अब ना जाने क्या हाल होगा। चंदन अपने को किसी काम में जबरदस्ती लगा देता। बीमारी बाला के घर ही तक ना रही, गांव में प्रवेश कर गई। धीरे धीरे लोगों के बीमार पड़ने की सूचना मिलने लगी। माता का प्रकोप बढ़ने लगा। गांव भय से कांप उठा। पूस का जाड़ा शुरू हुआ था, किंतु जाड़े की गुलाबी धूप में एक अजीब सी उदासी छाई रहती। जामुन वाली पड़ती में लोग जुटते, किंतु डरे हुए। पता नहीं कब किसके घर में माता प्रवेश कर जाएं। अब तक लगभग 10 घर पकड़ में आ गए थे। सरेह की फसलें तेजी के साथ बढ़ रही थीं, किंतु दिन में सरेह घूमने की जगह लोग माता की पूजा करने में लगे। 10-12 दिन तक लोग आशंका में डूबे रहे। अचानक भोर में खबर फैली कि खिलावन कुर्मी का 10 साल का बेटा मर गया। लोग थरथरा गए।
उत्तर टोल में जो आग फैली तो बस चारों ओर दहकने लगी। रोज लोग इसी शंका में कान लगाए रहते कि किस टोल से किसके मरने की खबर मिलती है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई मर जाता। 20-25 दिन के भीतर गांव के छोटे बड़े 15 आदमी मर गए। लोगों के रुदन और चित्कार से बयार में भी हाहाकार भर गया। गली गली में सूनापन, घर घर के ऊपर मौत की छाया मंडराने लगी। सारा का सारा गांव भयानक दुख और अवसाद में डूब गया। सबके चेहरे भय और शोक से डर कर उतर गए। चंदन घर पहुंचा तो देखा ओंकार रजाई ओढ़कर लेटा हुआ है और सिरहने पीठे पर बैठकर गुंजा उसके सिर में तेल लगा रही है। ओंकार ने सवेरे देह कपार में दर्द की बात की थी। उसे लेटा देख चंदन का मन कपकपा गया। दर्द कैसा है? दर्द तो कहते हैं वैसा ही है, पर माथे की नसें तनी हुई हैं। तुम भी जरा छू के देखो ना, मुझको इनकी देह गरम लगती है। क्या? चंदन ने कुछ डर कर भाई के ललाट पर हाथ रखा। इनकी देह तो गरम है। चंदन और गुंजा दोनों ने एक दूसरे को देखा। ओंकार करवट घूमकर बोला, दोनों पैर फट रहे हैं चंदन, रजाई के ऊपर से जरा कड़े हाथों दबा दे। नहीं नहीं, देह गरम लगती है, ऐसी हालत में उसे दबवाना नहीं चाहिए। सिर में तेल भी ना लगवाओ। फिर गुंजा की ओर ताक कर बोला, रहने दो, अब तेल ना लगाओ, इनको सो जाने दो, सरेह में ठंडक लग गई है। लाओ, हाथ धो के दूध की बाल्टियां दे दो। गुंजा ने तेल की प्याली ताक पर रख दी और हाथ धोकर चंदन को बाल्टियां थमाती हुई बोली, बाहर रामू मिले तो भेज देना और दूध लेके ज़रा जल्दी आ जाना। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही, तुम आ जाना। चंदन बाल्टियां लेकर बाहर तो निकला, लेकिन मन में कोई शंका भर गई थी। भाई की गरम देह के कारण मन में एक अजीब सा अनचाहा जैसे डर भरता जा रहा था। उसे बाला का तमतमाया हुआ ज्वर से तप्त चेहरा याद आया और वह जल्दी जल्दी द्वार की ओर डग बढ़ाने लगा। 3 दिन तक ओंकार ज्वर से तप्त पड़ा रहा। आग में तपाए हुए लोहे की तरह देह तपती रही। चंदन और गुंजा दोनों के मन में भीतर ही भीतर एक दहशत भर गई थी, किंतु कोई भी एक दूसरे से कुछ कहता ना था। दोनों एक दूसरे की उदास और उत्साहहीन आंखें देखते रह जाते। अगल बगल की बूढ़ी औरतें ओंकार को देख गई थीं। ज्वर के लक्षण ठीक नहीं थे। सभी चौथे पांचवें दिन की प्रतीक्षा कर रही थीं। घर में एकदम सूनापन भर गया था। घर की एक एक चीज सरिहा कर रखने वाली गुंजा अपने तन मन की सुधि भूल गई थी। जो चीज जहां पड़ी थी वहीं पड़ी रह गई। चौथे दिन देह में चेचक के दाने दिखाई पड़ गए। गुंजा कांप गई। बड़ी बूढ़ी औरतों ने जैसे बताया, गुंजा पति की सेवा में जुट गई। दोनों समय नहा धोकर ओंकार की खटिया के नीचे की धरती हाथों से लीप ली। आइछा हुआ ढेला रख छाक देती, धूप जलाती, घुटनों के बल बैठ असीम प्रार्थना से लिपी धरती पर नाक दड़ती और तब चारपाई की बगल में धरती पर बैठकर माता की पूजा और प्रार्थना के गीत गाने लगती। निमिया की डार मैया लावेली हिड़ोलवा की झूमी झूमी ना, की झूमी झूमी ना। इस अकेले कंठ की पुकार में इतनी विनय और दीनता होती कि घर का कोना कोना जैसे साथ देने लगता। घर के जरूरी कामों को जल्दी जल्दी निपटा धुली हुई साड़ी पहनकर गुंजा बगल में बैठकर पति के मुंह पर आंखें गड़ा प्रार्थना के गीत फिर गाने लगती। और चंदन था जो दिन भर घर और द्वार के बीच जैसे दौड़ा करता, घंटे घंटे पर भाई को देख जाता,
सवेरे ताजी पत्तियों से भरा हुआ नीम का छरका तोड़ता और भाई के सिरहाने स्वयं रखता। दोपहर को फिर नीम के पेड़ पर चढ़ता और ताज़ा छरका तोड़ लाता। सवेरे का रखा हुआ छरका मुरझाने ना पाए कि उसे बदल दिया। जब देखो तो खाट के पास खिली हुई नीम की पत्तियों वाला टटका छरका रखा हुआ है। किंतु देह पर की गोटियां बढ़ती ही गईं। दूसरे हफ्ते में सारी देह चेचक के बड़े बड़े दानों से भर गई। हाथ, मुंह, पैर में सुई की नोक के बराबर खाली जगह ना बची। दानों का भीषण गर्मी से ओंकार छटपटाने लगा। दाने पकने शुरू हो गए तो उनकी टभकन से बेचैनी और छटपटाहट होने लगी। कोई चारा नहीं, कोई वश नहीं। चारपाई के एक ओर गुंजा और दूसरी ओर चंदन बैठ जाता। गुंजा दिन रात बस माता की पूजा के ही गीत गाती रहती। चंदन भाई को पंखा झलता रहता। उदास, कभी कभी रो पड़ने वाली गुंजा को समझाता रहता, बोलता रहता। अगल बगल की बूढ़ी औरतों ने भी आना जाना कम कर दिया था, जिससे गुंजा अपने को और भी असहाय समझने लगी थी। ओंकार की हालत गिरने लगी। वह रह रह कर बकने लगा। सूनी रात में रह रह कर चिल्ला पड़ता। कभी कभी उठकर बैठ जाता, रोने लगता। घर में अकेली असहाय गुंजा डर से कांप जाती। चंदन माल गोरुओं को अगोरने के लिए रात में द्वार पर रहता, लेकिन गुंजा ने अब उसे घर पर ही रहने को कहा। जानवरों की देखरेख के लिए चंदन ने रात में पचीसा को द्वार पर रख दिया। रात में चंदन भी घर ही पर रहने लगा तो गुंजा की जान में जान आई। किंतु गुंजा की प्रार्थना और पूजा गीत का कोई फल न मिला। बीमार पड़ने से ठीक 14वीं रात को ओंकार बुरी तरह छटपटाने लगा। कराह में इतनी पीड़ा थी कि घर आंगन का कोना कोना भयानक हो गया। आधी रात से भोर तक ओंकार छटपटाता और कराहता रहता। भोर होते होते सारी कराहट और छटपटाहट बंद हो गई। गले से लंबी लंबी हिचकियां आने लगी। 1, 2, 4 गिनकर कुल 25 हिचकियों के बाद सब कुछ समाप्त। देह एकदम अकड़ गई। बलिहार की उस भोर में गुंजा का आर्तनाद गूंज उठा। चंदन की चित्कार ने पास पड़ोस के लोगों को जगा दिया। मौत के उस भयानक सन्नाटे को गुंजा का विलाप भेदने लगा। देखते देखते आंगन लोगों से भर गया। कोई गुंजा को पकड़ता, कोई चंदन को संभालता। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आ रही होगी। अगर कहानी पसंद आ रही है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ इसी कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।